हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे और परागण पर चर्चा कर चुके थे। निषेचन के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे, निषेचन की प्रक्रिया को हम समझ रहे थे। और निषेचन की प्रक्रिया में अब तक हम क्या पढ़ चुके थे? तो देखिए, हमने देखा था कि निषेचन परागण के बाद शुरू होने वाली प्रक्रिया है। परागण में तो क्या होता है, परागण में एक परागकण यहाँ पहुँच जाता है। कहाँ? उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है, वो सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? वो सारी प्रक्रिया निषेचन के अंतर्गत आती है। और हमने यहाँ समझा था कि जब यहाँ पहुंच जाता है, देखिए अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि परागकण और वर्तिकाग्र के बीच में सबसे पहले क्या होती है। तो निषेचन का जो पहला स्टेप रहा वो क्या रहा कि परागकण यानी पराग स्त्री केसर पारस्परिक अनुक्रिया। ठीक है, तो ये जब अनुक्रिया हो जाती है और वर्तिकाग्र इसकी पहचान कर लेता है कि ये सेम जाति के हैं, तो यहाँ पर वर्तिकाग्र के द्वारा इसको पोषण प्रदान किया जाता है और पोषण प्राप्त करके ये थोड़ा आकार में बड़ा हो जाता है और यहाँ से जो जनन छिद्र होता है, यहाँ से एक नलिका का अंकुरण होता है। ये होता है सेकेंड स्टेप, जिसको हम कहते हैं परागकण का अंकुरण। अब परागकण के अंकुरण के बाद जो पराग नलिका बनी है भीतर, ये पराग नलिका वृद्धि करती है और वृद्धि करती हुई आगे पहुंचती है, अंडाशय वाले भाग तक जाती है। इसको हमने तीसरे टॉपिक के रूप में पढ़ा, पराग नलिका की वृद्धि। अब पराग नलिका की वृद्धि में ही हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े कि जब पराग नलिका यहाँ अंडाशय में पहुँचती है तो अंडाशय से बीजांड में कैसे एंटर करती है और फिर बीजांड से फाइनली भ्रूण कोश में कैसे एंटर करती है, इस पर हमने चर्चा करी। तो यहाँ पर दो टॉपिक हमारे रहे पराग नलिका की वृद्धि में। एक तो हमने यहाँ पढ़ा पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो कल वाली जो क्लास रही उसमें हमने इस पर विस्तार से चर्चा करी कि पराग नलिका में बीजांड में प्रवेश 3 तरीके से हो सकता है। 3 तरीके कौन कौन से हैं? एक बीजांड द्वार से, एक निभाग से और एक अध्यावरणों से पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका क्या पढ़ा हमने? तो दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा? जब बीजांड में प्रवेश कर जाएगी तो बीजांड के बाद अंदर भ्रूण कोश में, जहाँ 7 कोशिकीय रचना है, हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे पिछले वीडियो तो वो ज़रूर देखें, नहीं तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। देखिए आगे बढ़ते हैं। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर जाती है तो यहाँ से क्या होता है, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश होता है। भ्रूण कोश में प्रवेश होता है। ठीक है, तो भ्रूण कोश में जब प्रवेश होता है तो हमने यहाँ पर भी चर्चा करी थी। अब मैं सीधा भ्रूण कोश ही बनाता हूँ कि भ्रूण कोश में परिवर्तन के दौरान क्या क्या घटनाएं होती है उसको हम यहाँ समझते हैं। ये 3 कोशिकाएं ऊपर थी, प्रतिमुखी कोशिका। अब देखिए जब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो हमने यहाँ कल पढ़ा था कि सबसे पहले जब पराग नलिका यहाँ बीजांड द्वारीय सिरे पर पहुँच जाती है, पराग नलिका है, तो यहाँ सबसे पहले जो पहली सहायक कोशिका होती है वो नष्ट होकर इस प्रकार तंतु रूपी समुच्चय बनाती है और इसके माध्यम से पराग नलिका अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, ये अंदर एंटर कर गई तो यहाँ जो दूसरी सहायक कोशिका है वो भी नष्ट हो जाती है, इसको पोषण देती है, साथ ही इसमें एक छिद्र उत्पन्न कर देती है। क्या कर देती है? छिद्र उत्पन्न कर देती है। तो ये दोनों कोशिकाएं तो नष्ट हो गई, पराग नलिका अंदर आ गई, पराग नलिका के शीर्ष पर एक छिद्र भी उत्पन्न हो गया। अब अंदर क्या बची? तो अंदर अंड कोशिका बची। क्या बची? अंड कोशिका। तो अब यहाँ से हमारा टॉपिक नया शुरू होता है कि अब आगे क्या होता है, जिसको हम पढ़ते हैं निषेचन के रूप में या वास्तविक निषेचन के रूप में। तो देखिए अंदर की कंडीशन क्या रही। अब यहाँ से मैं अगर बनाऊं तो अंदर की वास्तविक कंडीशन कुछ ऐसी है। एक अंड कोशिका बची है, एक ध्रुवीय कोशिका बची है जिसको द्वितीयक केंद्रक हम कहते हैं, और यहाँ है प्रतिमुखी कोशिकाएं। हुआ क्या है,
पराग नलिका अंदर प्रवेश कर चुकी है, उसमें एक छिद्र भी उत्पन्न हो गया है और उसके फलस्वरूप यहाँ जो दो नरयुग्मक इसमें आ रहे थे, दोनों नरयुग्मक कहाँ ट्रांसफ़र हो गए हैं, अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं, है ना। तो एक नरयुग्मक यहाँ आ गया, एक नरयुग्मक यहाँ आ गया। तो अब क्या होता है आगे समझते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है। इसी के साथ हमारा निषेचन का टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाएगा कि अंदर जो ये अंड कोशिका थी, यहाँ ध्रुवीय कोशिका थी, यहाँ प्रतिमुखी कोशिका, इनका कोई विशेष काम नहीं होता है। ये बाद में जो भ्रूण डेवलप होगा उसको पोषण प्रदान करेगी नष्ट होकर, कौन, प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब हुआ क्या कि जो दो नरयुग्मक अंदर आए थे उसमें से एक नरयुग्मक तो इसके साथ संलयित हो जाता है, तो इस प्रकार से द्विगुणित रचना बन जाती है यहाँ पर, और एक नरयुग्मक जो यहाँ आया था वो इसके साथ संलयित हो जाता है, तो इस प्रकार ये एक त्रिगुणित रचना बन जाती है। देखिए ये तो क्या बनी, एक त्रिगुणित रचना बनी। क्या बनी, त्रिगुणित रचना। और ये क्या बनी, ये बनी द्विगुणित रचना। तो अब यहाँ समझिए कि ये जो द्विगुणित रचना बनी है, इस द्विगुणित रचना को कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। तो एक नरयुग्मक तो अंड कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित रचना युग्मनज का निर्माण कर लेता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, या यूँ कहूँ कि ये वास्तविक निषेचन, सत्य निषेचन है। हम प्रारंभ में ही परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी अंड कोशिका और परागकण का जो एक केंद्रक है, इसके संलयन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो ये तो बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। देखिए दो नरयुग्मक अंदर आए थे जिसमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित रचना युग्मनज का निर्माण कर लेता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, या यूँ कहूँ कि सत्य निषेचन कहलाती है। दूसरी एक और घटना आप यहाँ देख रहे हैं कि जो दूसरा नरयुग्मक था, तो वो जो द्वितीय केंद्रक या जिसको हम ध्रुवीय कोशिका कह रहे थे, द्वितीय केंद्रक कह दीजिए, तो उस द्वितीय केंद्रक के साथ जाकर के संलयित हो जाता है और यहाँ पर एक त्रिगुणित रचना बन जाती है। इस त्रिगुणित रचना को क्या कहते हैं, तो इस त्रिगुणित रचना को कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। अब क्या होता है प्राथमिक भ्रूण, अब ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हम ये कहेंगे कि जो दूसरा नरयुग्मक है वो द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर त्रिगुणित रचना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया कहलाती है त्रिक संलयन। क्या कहलाती है, त्रिक संलयन, क्योंकि यहाँ तीन केंद्रकों का संलयन हुआ है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, त्रिक संलयन। तो ये भी एक प्रकार का निषेचन ही है। तो ये संपूर्ण जो प्रक्रिया है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को भी एक नाम दे दिया जाता है कि यहाँ निषेचन जो हो रहा है वो वास्तव में दो बार हो रहा है। एक तो अंड कोशिका, एक नरयुग्मक तो अंड कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बना रहा है, और दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना रहा है, और यह प्रक्रिया क्या कहला रही है, त्रिक संलयन। और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहा जाता है दोहरा निषेचन, या आप इसे द्वि निषेचन भी कह सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आवृत बीजी पादपों का, क्योंकि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन केवल और केवल आवृत बीजी पादपों में ही पाया जाता है। इसलिए इस गुण को आवृत बीजी पादपों का लाक्षणिक गुण भी कहा जाता है, कि अगर किसी प्लांट में दोहरा निषेचन है तो आप ये कह सकते हैं कि वो कौन सा पादप है, वो आवृत बीजी पादप है। ये एक लाक्षणिक गुण उसका माना जाता है। जिम्नोस्पर्म में या अन्य प्लांट ग्रुप में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन नहीं पाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो निषेचन वाला ये चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके पहले की बात तो मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, तो मैं इसको दोहरा करके इसको लंबा नहीं करना चाहूँगा वीडियो को। आप पुराने वीडियो देख लें तो आपको पूरा ये 7 कोशिकीय रचना समझ में आ जाएगी, जिसको हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो यहाँ से हमने आगे पढ़ा कि जब पराग नलिका अंदर प्रवेश कर जाती है तो दो नर युग्मक यहाँ ट्रांसफर होते हैं, एक
अंडकोशिका को फर्टिलाइज करता है और एक इस द्विगुणित केंद्रक को फर्टिलाइज करता है, जिससे दो रचनाएं, एक से युग्मनज बनता है सत्य निषेचन है, एक से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है त्रिक संलयन है, और ये संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, तो ये दोहरा निषेचन है। आगे अगर आप पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में आप क्या पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि ये जो युग्मनज है, इस युग्मनज से आगे भ्रूण का निर्माण होगा, तो ये भ्रूण का परिवर्धन आ जाएगा, जैसे हमारा पाठ का नाम भी है भ्रूण का परिवर्धन। तो यहाँ युग्मनज से तो भ्रूण बनेगा, और जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है इससे क्या बनेगा, तो इससे आगे विभाजन जब ये करेगा तो इससे आगे जा कर के भ्रूणपोष बनेगा, और ये भ्रूणपोष इस भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। अंदर ही बन रहा है ना, यहाँ तो ये भ्रूणपोष बन जाएगा, ठीक है, ये तो भ्रूणपोष बन जाएगा, ये भ्रूण बन जाएगा, तो ये भ्रूणपोष इस भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। तो दो चैप्टर हमारे और आगे इस पाठ में बचते हैं, एक तो भ्रूणपोष ये त्रिगुणित रचना से बनेगा, और एक भ्रूण का परिवर्धन जो कि इस द्विगुणित रचना युग्मनज से बनेगा। तो ये आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा डिस्कस और इस निषेचन पर ही कर लेते हैं। देखिए, आज आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हुआ है, निषेचन। अब निषेचन की प्रक्रिया पादपों में कैसे होती है, स्पेशली आवृतबीजी पादपों में कैसे होती है, वो आपको समझ में आ गया, दोहरा निषेचन होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस पर परीक्षा में एक एक नंबर के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे सबसे पहले जो बात पूछी जा सकती है वो ये पूछी जा सकती है कि निषेचन की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की। यानी आपसे पूछा जा सकता है, निषेचन जो प्रक्रिया आपने पादपों में पढ़ी, निषेचन का खोजकर्ता, यानी पादपों में इस प्रक्रिया को, निषेचन की प्रक्रिया को किसने खोजा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पादपों में निषेचन की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो ये साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर। एक नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि निषेचन की खोज तो स्ट्रासबर्गर ने की, लेकिन किस पादप में की, तो किस पादप में की ऐसा पूछा जाए तो पादप आपको ध्यान रखना है लीलियम में की। किसमें की, लीलियम में की। तो ध्यान रखना, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कि निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने किसमें की, लीलियम में की। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो क्या है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है, आपने जो पढ़ा था दोहरा निषेचन, क्योंकि आवृतबीजी पादपों में क्या पाया जाता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है। तो ये जो आपने पढ़ा द्विनिषेचन, या आप इसको कह रहे हैं दोहरा निषेचन, तो इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट थे नावास्चिन। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, किसने की थी, नावास्चिन। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि जनरली निषेचन का खोज करता स्ट्रासबर्गर, तो याद रह जाता है लीलियम में की, लेकिन जब द्विनिषेचन पूछा जाता है तो स्ट्रासबर्गर और नावास्चिन में कंफ्यूजन हो जाता है। तो बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है, निषेचन का खोज करता कौन है, स्ट्रासबर्गर, और द्विनिषेचन का कौन है, नावास्चिन। निषेचन की खोज किस में हुई, लीलियम में हुई, जबकि द्विनिषेचन की खोज किस में हुई, तो द्विनिषेचन की खोज जो है किस पादप में हुई, ऐसा पूछ लिया जाए तो इसकी निषेचन फ्रिटेलेरिया नामक पादप प्लस लीलियम में भी इस पर रिसर्च किया गया। तो दोनों ही पादप यहाँ पर सही माने जाते हैं, फ्रिटेलेरिया में भी हुआ और लीलियम में, दो पादपों पर इन्होंने रिसर्च किया था और द्विनिषेचन की खोज की थी। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और आप कुछ और पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जैसे त्रिक संलयन सामान्यतः युग्मक संलयन से पहले होता है ना, दो जो घटनाएं हुई, जैसे हमने यहाँ पर पाठ के नाम में भी आप देखिए, सबसे पहले हम भ्रूणपोष पढ़ रहे हैं, फिर भ्रूण का परिवर्धन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो घटना हो रही है, तो पहले कौन सी घटना हो रही है, तो पहले युग्मनज नहीं बन रहा है, पहले कौन बन रहा है, पहले ये त्रिगुणित रचना बन रही है। तो ये बात भी हालांकि इतना विशेष तो नहीं है, परंतु जब घटना घटित हो रही है तो हमें याद होना चाहिए कि पहले 2n स्ट्रक्चर बना कि पहले 3n स्ट्रक्चर बना। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले कौन बना, पहले 3n स्ट्रक्चर बना, और 3n से पहले क्या बनेगा, भ्रूणपोष बनेगा, और फिर 2n बनेगा, और 2n से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, तभी तो भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। बस सपोज कीजिए पहले भ्रूण बन गया और उसके पोषण के लिए यहाँ
भ्रूणपोष ही नहीं है तो भ्रूण तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, तो ये बात भी ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होता है, तो दोहरे निषेचन में जो घटना घटित होती है, दोहरा निषेचन में क्या होता है, पहले त्रिक संलयन होता है और इसके बाद जो आप सत्य निषेचन की घटना है, यानी द्विक संलयन सत्य निषेचन होता है, यानी युग्मनज बाद में बनता है, पहले प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बाकी आगे के वीडियो में अब आप देखेंगे कि जो त्रिगुणित भ्रूणपोष है उससे, है ना, ये त्रिगुणित भ्रूणपोष से, भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष कैसे बनता है और सत्य निषेचन से जो युग्मनज बना है उससे भ्रूण कैसे बनता है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ था, सोचा वीडियो बनाकर ही आपको इसको एक बार और समझा देते हैं। बाकी आगे के चैप्टर्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।